गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो ओके। तो जून का करंट अफेयर्स हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिया था ना। तो आज उसी को कंटिन्यू करना है जहां से पिछली क्लास में छोड़ा था। बट आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले एक बार पिछले क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि पिछले क्वेश्चंस आपको कितना याद रह गए, कितना आप उनको भूल रहे हैं। ओके, प्रणाम निकिता जी। ठीक है सर। 14 क्वेश्चन हो गए थे पिछली क्लास में। कुछ के आंसर दीजिएगा आप मेरे को। ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 12। द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल इज बीइंग बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? The world's first 3D printed Hindu temple is being built in which of the following states? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर मध्य प्रदेश? करेक्ट आंसर है तेलंगाना, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मेरे को आप ये बताइए, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ा था? पिछली क्लास में बात करके आए थे हम लोग। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसके हेडक्वार्टर की। तो जरा बताने की जहमत करेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। बिल्कुल सही बात, करेक्ट आंसर इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछ ले, नहीं याद हो तो तुक्का लगा सकते हो, जेनेवा। फूड से रिलेटेड है तो लगा देना रोम। ठीक है। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। लेकिन ध्यान रखना, जेनेवा इज नॉट द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, क्योंकि ज्यादातर हेडक्वार्टर्स जेनेवा में स्विट्जरलैंड के। तो लोगों को लगने लगता है कि जेनेवा इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो पता है किसी को? जेनेवा नहीं है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। जैसे इंडिया में कई लोगों को इंडिया की कैपिटल क्या लगती है? मुंबई लगती है। कई लोगों को लगता है कि इंडिया की कैपिटल मुंबई है, बट है क्या? दिल्ली है। ठीक है। इसी तरह से फेमस जेनेवा बहुत है, बट जो कैपिटल है स्विट्जरलैंड की वो क्या है? बर्न, BER। बिल्कुल सही बात। ठीक है। एक मिनट, अभी ये पीपीटी बंद हो गई थी, मैं फिर से ओपन कर रहा हूँ। ऑल राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया था। ये आज करना है। ये 13 कर लिया था। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की बात कर रहे थे, इनकी फैक्ट्री विशाखापट्टनम में लग रही है। फिर 14 क्वेश्चन था, रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड। ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है आपका डॉक्टर विजय दर्दन ने। यहाँ तक की कहानी हमने कर ली थी। ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। इसके आगे के क्वेश्चंस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15, recently, which of the following ministries has launched the unified registration portal for Govardhan scheme? Which of the following ministries has launched the unified registration portal for Govardhan scheme? बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? इसमें से करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? अरुणाचल करंट अफेयर्स भी चलेगा, सिर्फ अरुणाचल का नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव नॉर्थ ईस्ट का करंट अफेयर्स चलेगा। ठीक है। और इससे पहले मई से स्टार्ट हो गया है, मई जून का हो गया, अभी जुलाई का कराया जाएगा आपको। तो उसी में आपका नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स में अरुणाचल वाला भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है।
ओके, तो गोवर्धन स्कीम से रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च द यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन स्कीम। तो पहले तो समझते हैं गोवर्धन स्कीम क्या है। गोवर्धन स्कीम बेसिकली जो वेस्ट बनता है, एनिमल वेस्ट विलेजेस में इकट्ठा हो जाता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एनर्जी मतलब पैसा, पैसा मतलब धन, ठीक है। तो गोबर से क्या बन रहा है, धन। तो स्कीम का नाम है गोवर्धन स्कीम। तो रूरल एरिया से रिलेटेड है, लेकिन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पे भी डिपेंड है। तो फिर इसका करेक्ट आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव किसका, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है। ठीक है, ये इनिशिएटिव किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। तो गोवर्धन इनिशिएटिव की बात करें तो गोवर्धन की, ऐसा नहीं कि गोबर वो गोबर से बन गया, ये एक्रोनिम है, ठीक है। अभी जो करंट मोदी जी की गवर्नमेंट है उसमें आपको सबसे जबरदस्त क्या देखने को मिलेंगे, एक्रोनिम। मतलब एक्रोनिम जबरदस्त लेवल के, जैसे गोवर्धन का फुल फॉर्म क्या है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की स्कीम है। ये किस प्रोग्राम के तहत लॉन्च हुई है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। आपको याद होगा पिछली क्लासेस में भी मैं बात कर चुका हूँ स्वच्छ भारत मिशन की, ठीक है। इसके अंडर हमारा टारगेट क्या है कि जो खुले में लोग टॉयलेट वगैरह करते हैं, वेस्ट वगैरह जनरेट करते हैं, वो खत्म हो, ठीक है। रोड्स वगैरह क्लीन हो जाए, हाइजीन मेंटेन रहे, और जो भी वेस्ट होता है उसको प्रॉपर ट्रीट किया जाए, ठीक है। इंडस्ट्री का जो भी वेस्ट होता है, हमारे घरों का जो वेस्ट होता है, डायरेक्ट किसी वाटर में, डायरेक्ट किसी लेक या रिवर में उसको नहीं छोड़ा जाए, उसको ट्रीट करके छोड़ा जाए, ताकि जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं जो रिवर को डैमेज कर सकते हैं वो सब रिमूव कर दिए जाए। तो ये सब पार्ट है स्वच्छ भारत मिशन का। स्वच्छ भारत मिशन दो लेवल पे चलता है, अर्बन एरियाज में उसे कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, और रूरल एरियाज में उसे कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है। तो इस मिशन का ये फेज 2 चल रहा है। इसका पर्पज ये है कि जितना भी कैटल का वेस्ट है, एग्रीकल्चर का वेस्ट है, इन सारे वेस्ट से क्या जनरेट की जाए, एनर्जी जनरेट की जाए, ठीक है। इस स्कीम का पर्पस क्या है, जो भी वेस्ट जनरेट होता है उस वेस्ट से क्या जनरेट करना चाहिए, एनर्जी जनरेट करना चाहिए। अब अगर यही वेस्ट आप खुला छोड़ दोगे तो ये अनहाइजीनिक होगा, ये बीमारियां क्रिएट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी वेस्ट को यूज करके आप एनर्जी जनरेट करोगे तो इससे एनवायरमेंटल सैनिटेशन होगा, और जो वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं उनको आप रोक पाओगे। वेक्टर बोन डिसीज क्या होती है, जैसे कोई मच्छर है, मान लो आपने कोई यहाँ पर वेस्ट क्रिएट हुआ, उस वेस्ट पे वो मच्छर बैठेगा और उसके थ्रू वो आपका बीमारी आप तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मच्छर है जो बीमारी को कैरी करके आप तक ला रहा है, मच्छर में बीमारी नहीं है, मच्छर बीमारी कैरी करके किसी वेस्ट से आपकी तरफ ला रहा है, तो वो मच्छर क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। और उस मच्छर से लगने वाली बीमारी कहलाएगी वेक्टर बॉर्न डिसीज। तो इस तरह के डिसीजेस को भी रोका जाएगा। वेस्ट को बायोगैस में, फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा रूरल एरिया में, ठीक है। तो ये इस गोवर्धन स्कीम का पर्पज है। चलो जी, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इंडिया फर्स्ट विमेन्स कबड्डी लीग 2023 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, दुबई, काठमांडू, ढाका, न्यू दिल्ली। इंडिया फर्स्ट Women's Kabaddi League 2023 will be held in which of the following cities? दुबई, काठमांडू, ढाका या न्यू दिल्ली। क्या लगता है? तो कबड्डी तो सर आपका कहां पर होने वाली है, विमेन कबड्डी दुबई में होने वाली है, ठीक है। इस बार देखो विमेन T20 पे सवाल आ गया था, यूडीसी में विमेन T20 जो आईपीएल हुआ था उस पे क्वेश्चन आ गया था। स्पोर्ट्स पे 5 सवाल आए थे इस बार यूडीसी में, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो ये जो कबड्डी लीग है 2023 की, ये कहां पर होने जा रही है, दुबई में। दुबई किसकी कैपिटल, दुबई इज नॉट द कैपिटल, अबू धाबी इज द कैपिटल, ठीक है, यूएई की, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज फॉर्म्ड अ 3-member जुडिशियल इंक्वायरी पैनल टू प्रोब एथनिक वायलेंस इन मणिपुर। हु अमंग द फॉलोइंग विल चेयर द इंक्वायरी पैनल। हम सबको पता है अभी मणिपुर में काफी वायलेंस चल रहा है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जिस तरह का वहां पर माहौल सामने आ रहा है, जिस तरह की वीडियो सामने आ रहा है। तो दो कम्युनिटीज के बीच काफी हैवी क्लैश हो रखा है वहां पर, ठीक है।
तो उसी के इंक्वायरी करने के लिए अभी जो होम मिनिस्ट्री है उसने 3 मेंबर जुडिशियल इंक्वायरी पैनल बनाया। जुडिशियल इंक्वायरी पैनल का मतलब क्या है, यहाँ पर जो इंक्वायरी करने वाले होंगे वो गवर्नमेंट के लोग नहीं होंगे। इस इंक्वायरी में मेनली जुडिशरी के लोग इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, ये डिमांड कई बार वायलेंस के टाइम लोगों की आती कि जो इंक्वायरी हो वो जुडिशियल हो, क्योंकि जुडिशियल इंक्वायरी कंपैरेटिवली ज्यादा इम्पार्शियल रहेगी, ज्यादा आपका अनबाइज रहेगी। ठीक है, ये प्रॉपर डिटेल में पता कर पाएंगे कि क्या क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से वायलेंस आगे बढ़ा। ठीक है, तो ये सारी डिटेलिंग के लिए एक पैनल बनाया गया है 3 मेंबर का। तो सवाल ये है कि इस इंक्वायरी पैनल को कौन हेड करेगा। इस इंक्वायरी पैनल को हेड करेंगे आपका अजय लांबा। ठीक है, अजय लांबा फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट श्री अजय लांबा जी टू इन्वेस्टिगेट द रिसेंट सीरीज ऑफ वायलेंट इंसिडेंट्स इन मणिपुर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। Recently, who among the following has won the women's single title of Thailand Open 2023? इस तरह के सवाल डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन, थाईलैंड ओपन, विंबलडन ओपन, ये किसने जीता, सिंगल टाइटल, डबल टाइटल, मेन सिंगल, विमेन सिंगल। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, विमेन सिंगल टाइटल ऑफ द थाईलैंड ओपन 2023 किसने जीता। करेक्ट आंसर इज ऑनसी यंग। ठीक है, ऑनसी यंग इज a South Korean badminton player from Gwangju who was awarded as 2019 Most Promising Player of the Year by बैडमिंटन फेडरेशन। ठीक है, बैडमिंटन फेडरेशन ने अवार्ड दिया है, 2019 में दिया था। और इस बार का जो आपका ये थाईलैंड ओपन है किसने जीता है, ऑन सियूंग ने जीता। ग्वांगजू कहाँ पर है, ये आपका साउथ कोरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। Recently, it was informed that the commercial production at the Pachpadra refinery will start by December 2024. It is in which of the following states? देखो इंडिया में जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक लोकेशन दे देगा कि नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी, बताओ कहाँ पर है ना। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एक अभी नई रिफाइनरी बनने जा रही है, पचपदरा रिफाइनरी। तो सवाल ये है ये किस स्टेट में, पचपदरा ऑयल रिफाइनरी। तो ये नई रिफाइनरी बनने जा रही है करंट अफेयर्स में, तो रिफाइनरी पे हो सकता है क्वेश्चन आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, देखो टेंशन वाली बात नहीं, गधा कोई नहीं होता, बस अच्छी बात है क्वेश्चन नहीं बन रहे तो वर्थ रहेगा क्लास अटेंड करने का, यहाँ से कुछ सीख ही जाओगे फिर आप। ठीक है, बस ये इंश्योर करो एक बार अगर यहाँ से सीख लिया, एग्जाम में आए तो गलती नहीं करनी है। इस बार भी उठा के देख लो, आपका अच्छे खासे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आपके नोट, ये जो करंट अफेयर्स वाला पीडीएफ है इससे फंस गए थे ना। हाँ, तो पचपदरा रिफाइनरी कहाँ पर लग रही है, वाह बहुत बढ़िया लग रहा है आप लोगों को। करेक्ट आंसर इज राजस्थान। ठीक है, तो पचपदरा ऑयल रिफाइनरी आपका कहाँ पर बनने जा रही है, ये राजस्थान में बनने जा रही है। ठीक है, 2024 में ये आपका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। उसके अलावा कहाँ कहाँ पर और ऑयल रिफाइनरीज हैं वो मैंने मैप ऐड कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी जब अभी रिवीजन चल रहा था यूडीसी के लिए तो भी हमने आपको क्या कहते हैं क्वेश्चंस जो कराए थे, उन क्वेश्चंस में ये सारा पढ़वाया था। ठीक है, ये सारा ऑयल रिफाइनरीज रिवाइज कराई थी, तो एक बार देख लो कौन कौन सी लोकेशन है। सबसे ज्यादा तो आपको ये आसाम में देखने को मिलेंगी, आसाम वाली ही याद कर लोगे तो मेजोरिटी इसी से पूछ लेते हैं। दिग्बोई आ जाए, ठीक है, दिग्बोई से तो समझ जाओगे आसाम है। अगर नुमलीगढ़ आ जाए, नुमालीगढ़ या नुमलीगढ़, इससे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो ये ध्यान रखना ये रिफाइनरी कहाँ पर है, आसाम में। बाकी तो मुझे पता है, बोनगई गांव आ जाए तो आप पहचान जाओगे ये कहाँ की है, आसाम की है। गुवाहाटी आ जाए तो कोई है जो गुवाहाटी के नाम पर कंफ्यूज होगा। ठीक है, ये तो ध्यान रख लेना आसाम की है। ठीक है, इतना कर लिया तो अपनी कहानी आसान हो जाएगी। उसके बाद पैरादीप हुआ, विशाखापट्टनम हुआ, ये दो तो पोर्ट्स भी हैं तो इससे याद हो जाता है, उड़ीसा में पैरादीप, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा हल्दिया नाम से याद आ जाता है, ये तो कोलकाता की बात हो रही है। ये ध्यान रखना बरौनी इज इन बिहार।
ठीक है, मथुरा यूपी, पानीपत हरियाणा, भटिंडा पंजाब। उसके बाद ये गुजरात की ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है, वाडीनार, जामनगर, कोयली। ठीक है, कर्नाटका में मंगलुरु, केरला में कोची, तमिलनाडु में नागापट्टिनम। और जो कंफ्यूज करेगी वो करेगी मनाली। मनाली रिफाइनरी चेन्नई में है, इसको हिमाचल प्रदेश में मत लगाए आना। ठीक है, ये कंफ्यूज करेगा। मनाली रिफाइनरी जो चेन्नई में है उसे हिमाचल प्रदेश में मत लगा देना, कह देना वाओ सॉरी ये तो कुल्लू मनाली वाला है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरीज हैं। एक मध्य प्रदेश की भी बची बीना। ठीक है, बाकी ये राजस्थान की पचपदरा या फिर बाड़मेर नाम से, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरीज हैं जो आपकी इंडिया में लोकेटेड है। इन पे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, बनेगा ही बनेगा, बट कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। चांसेस इसलिए थोड़े ज्यादा है क्योंकि ये अभी करंट अफेयर्स में न्यूज में है। ठीक है, जो चीज करंट अफेयर्स में न्यूज में होती है उससे सवाल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे स्वानिधि, स्वानिधि मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी अभी जून में। स्वानिधि मोबाइल ऐप लॉन्च की गई, सॉरी मई में। ठीक है, और स्वानिधि पे आपका सवाल बन गया कि स्वानिधि जो स्कीम है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर कोई चीज करंट अफेयर्स में आ रही है तो उससे सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है, इसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो तो स्कैम वगैरह हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, Which of the following organization has launched the 100 days 100 P's campaign? सेबी, आरबीआई, नीति आयोग या एनपीसीआई? देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले जून के पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया था आप लोगों को, और एज इट इज यही क्वेश्चन आपका यूडीसी 2023 में आ गया। हंड्रेड डेज 100 पेज, ये कैंपेन किसका है? तो अगली बार ध्यान रखना, अगली बार अगर पूछ ले, वैसे अब चांसेस कम है दोबारा पूछे, ठीक है, तो भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, चांसेस कम है दोबारा पूछे। तो 100 डेज 100 पीस कैंपेन ये किसने लॉन्च किया था? आरबीआई ने लॉन्च किया था। इसका पर्पस क्या है? देखो हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ अनक्लेम डिपॉजिट होता है। जैसे बैंक का कोई ब्रांच है, हर बैंक के कुछ ब्रांचेज होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। मान लो कोई एक डिस्ट्रिक्ट है ना, उन डिस्ट्रिक्ट में उन ब्रांचेज में कुछ अनक्लेम्ड डिपॉजिट होता है। अनक्लेम डिपॉजिट का मतलब क्या है? अनक्लेम डिपॉजिट मतलब जो कोई क्लेम नहीं कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई एक पर्सन था, है ना, उसके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े थे, लेकिन उस पर्सन की डेथ हो गई। अब या तो उसकी फैमिली का कोई पर्सन उस पैसे को क्लेम नहीं कर रहा है, या फिर उस पर्सन का कोई फैमिली नहीं थी, वो कहीं सिंगल अकेला रहता था, उसके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए रह गए। अब जब वो पर्सन ही नहीं रहा तो वो उस पैसे को क्लेम कैसे करेगा? और उसका कोई नॉमिनी भी नहीं था जो उस पैसे को क्लेम कर सके। तो इस तरह का जो अमाउंट बैंक के पास इकट्ठा हो जाता है, इसे कहते हैं हम अनक्लेम्ड डिपॉजिट। अभी करंट में जो आरबीआई की रिपोर्ट आई थी, तो बैंक्स के पास 30,000 करोड़ प्लस ये पैसा अनक्लेम डिपॉजिट में पड़ा हुआ है। मतलब जिसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है उसको बैंक क्या कह रहा है? अनक्लेम डिपॉजिट। तो आरबीआई चाहती इस पैसे को सेटल किया जाए, अगर कोई क्लेम नहीं कर रहा है तो ये हमारे काम आ जाए। ठीक है, तो ये आरबीआई का एफर्ट है कि या तो उनके काम आ जाए, नहीं तो जो उसके ओनर्स हैं या जो राइटफुल ओनर है उनको ये पैसा दे दिया जाए। जैसे कई बार क्या होता है, मान लो किसी पर्सन का अकाउंट था, ठीक है, उनके अकाउंट में 10 लाख रुपीज है, उनकी डेथ हो गई, लेकिन अब उनका जो बेटा है या उनकी जो बेटी है वो उस पैसे को क्लेम करना चाहते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को इतना आसान मत समझिए, ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है कि अगर उनको पैसा क्लेम करना है तो पहले कोर्ट में जाके एफिडेविट बनवाना होगा, प्रूफ करना होगा कि वो उनके डिसेंडेंट हैं,
अगर उस पर्सन ने किसी को बैंक अकाउंट में नॉमिनी बना दिया होता तो टेंशन खत्म थी, लेकिन उन्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये सारी प्रोसेस को आसान करने के लिए ही आरबीआई इनिशिएटिव लाया है 100 डेज 100 पेज। ठीक है, यानी आरबीआई ने एक टारगेट लिया है कि हर बैंक हर डिस्ट्रिक्ट में 100 डेज में टॉप 100 अनक्लेम डिपॉजिट को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। ये बैंक्स को उन्होंने टारगेट दिया है आरबीआई ने कि 100 दिन के अंदर अंदर आपको टॉप 100 जो अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में उनको क्या करना है, रिजॉल्व करना है, ताकि इस तरह का जो 30,000 करोड़ पैसा बैंक्स के पास फंसा हुआ है जो अनक्लेम्ड है उसको रिजॉल्व किया जा सके, तो बैंक की भी हेडेक खत्म हो। ठीक है, अनक्लेम डिपॉजिट की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, रिफर्स टू फंड्स दैट हैव रिमेन्ड अनटच्ड और इनएक्टिव फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स और लॉन्गर, मतलब 10 साल से उस पैसे को कोई नहीं छू रहा तो उस पैसे को क्या कहेंगे, अनक्लेम्ड कहेंगे। ठीक है, अगर इस तरह का फंड अनक्लेम रहता है तो उसको एक फंड में भेज दिया जाता है, उसे कहते हैं डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। ठीक है, जो आरबीआई मेंटेन करता है। लेकिन जो डिपॉजिटर है वो अगर 10 साल के बाद इस अकाउंट में अगर पैसा चला भी गया उसके बाद भी अगर कोई क्लेम करने वाला आ जाए तो आरबीआई प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, चलो, तो ये कुछ कहानी थी अनक्लेम डिपॉजिट की, और ये आरबीआई की स्कीम 100 डेज 100 फीस। क्लियर है सर? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, यस और नो? हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट सर, moving to the next question, question number 21. Mahakumbh 2025 will be held at which of the following places? हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज या फिर नासिक? Mahakumbh 2025 will be held at which of the following places? हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज या फिर नासिक? ये तो हमें पता है सर, कुंभ का मेला कहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज प्रयागराज। ठीक है, पहले इलाहाबाद नाम था, अभी चेंज करके क्या कर दिया है, प्रयागराज, तो वहां पर ही महाकुंभ मेला ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। ठीक है, 2025 में ये महाकुंभ मेला आपका ऑर्गेनाइज हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, which of the following is India's most efficient port? पोर्ट क्या होते हैं, जो समंदर के किनारे इलाके होते हैं, ठीक है, जहां पर शिप्स आते हैं, ठीक है, जहां से जहाज आते और जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पोर्ट। कोस्टल एरियाज में वो इलाके जहां पर शिप्स का आना जाना रहता है, जैसे शहर का वो इलाका जहां पे एरोप्लेन आते जाते हैं उसे क्या कहते हैं, एयरपोर्ट कहते हैं। वो इलाका जहां पे बसेस आती जाती हैं, इकट्ठा होती हैं, बस डिपो कहते हैं। और जहां से आपको शिप्स आते जाते हैं वो कहते हैं शिप पोर्ट। ठीक है, उसको जनरली हम लोग पोर्ट कहते हैं। बंदरगाह भी समझने के लिए समझ सकते हो। अलग अलग तरह के पोर्ट होते हैं, जैसे कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं जहां से ऑयल की ट्रेडिंग होती है, उसे ऑयल पोर्ट कह देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पोर्ट्स होते हैं जहां से आपका कंटेनर्स में ट्रेड होता है। आपने कई बार मूवीज वगैरह में देखा होगा, कुछ पोर्ट पे से बड़े 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 कंटेनर्स रखे रहते हैं ना, क्योंकि उन्हीं कंटेनर्स में प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो ऐसे पोर्ट्स जहां पर ये कंटेनर्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, कंटेनर्स का ट्रेड होता है, उन्हीं पोर्ट्स को हम कहते हैं कंटेनर पोर्ट। ठीक है, वो पोर्ट कहलाते हैं आपका कंटेनर पोर्ट। अब डिफरेंट डिफरेंट जो इंडिया में कंटेनर पोर्ट्स हैं उसकी एक रैंकिंग निकाली गई। ये रैंकिंग वर्ल्ड बैंक निकालता है। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स को एनालाइज किया ग्लोबल लेवल पर,
और एक रैंकिंग निकाली, उसके अकॉर्डिंग ये बताना है इंडिया का सबसे एफिशिएंट पोर्ट कौन सा है। ठीक है, इनमें से सवाल ये है इंडिया का सबसे एफिशिएंट पोर्ट कौन सा है। गुजरात के दो पोर्ट मेंशन है, मुंद्रा और पीपावाव। केरला का मेंशन है कोची, और वेस्ट बंगाल का मेंशन है हल्दिया पोर्ट। इनमें से बताना है सबसे एफिशिएंट पोर्ट कौन सा है, और करेक्ट आंसर इज पीपावाव पोर्ट। ठीक है, पीपावाव प्रोडक्ट कह रहा हूं मैं, पीपावाव पोर्ट ये कहां पर है सर, आपका गुजरात में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये मैंने यहाँ पर पीडीएफ में मेंशन कर दिया, जो जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं उनका नाम ध्यान रखिएगा। एक गुजरात में कांडला पोर्ट है, उसका नाम चेंज हो गया है, दीनदयाल पोर्ट कहते हैं उसे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे पड़ा है, अब उसे दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था, ये मैं 3-4 साल से नोट्स में लिखवा रहा हूँ। कांडला पोर्ट का नाम चेंज हो गया दीनदयाल पोर्ट। और ये अभी लास्ट ईयर आई थिंक एपीएसएसबी के किसी एग्जाम में आया है, या तो फॉरेस्ट या फॉरेस्टर में से किसी एक में आया है, या फिर ये एमटीएस में आया है। ठीक है, इनमें से किसी एक एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था, अगर किसी को याद हो तो बताइएगा। किसी एक एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन बना था कि जो आपका कांडला पोर्ट है उसका नया नाम क्या है। ठीक है, तो उसका नाम चेंज हो गया, ये दीनदयाल पोर्ट हो गया। हालांकि ये नाम चेंज हुए टाइम हो गया है, करीब ये आपका चेंज हुआ था आई थिंक 2019 या 2020 में चेंज हुआ था। ठीक है, हाँ, तो गुजरात का कौन से पोर्ट को एफिशिएंट पोर्ट बोला गया, पीपावाव पोर्ट। उसके अलावा एक तो वेस्ट बंगाल का हल्दिया है, उड़ीसा का पैरादीप है, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम है, तमिलनाडु में आपका एक ट्यूटीकोरिन है, एन्नोर है, केरला में कोचिन है, कर्नाटका में मैंगलोर है, गोवा में मरमागांव है, एक पणजी है। ठीक है, मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जिसपे क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स यहाँ पर आपका पीडीएफ में मैंने मैप बना दिया है, इसमें आपको लिखे मिल जाएंगे। ठीक है, पोर्ट्स पे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। सिग्नल चला गया है क्या? हाँ जी, अभी बीच में सिग्नल चला गया था, बट इट इज फाइन नाउ। तो एक बार मुझे थम्स अप दे दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है सब लोगों को? अभी बीच में सिग्नल डिस्टर्ब हो गया था, अभी वापस ठीक हो गया है। ऑडियो वीडियो क्लियर है सर आप लोगों को? हाँ जी, एक बार थम्स अप दे दीजिएगा क्लियर है तो। ओके सर, चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ आप। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज NIRF 2023 नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंकिंग निकालती है। NIRF रैंकिंग कौन निकालता है? भारत सरकार निकालती है, अलग अलग फील्ड में, मतलब कॉलेजेस की फील्ड में, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, इस तरह की फील्ड में। तो ओवरऑल कैटेगरी में किस इंस्टीट्यूशन ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की है? आईआईटी मद्रास, आईआईसी बैंगलोर, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, अलग अलग सेक्शंस में रैंकिंग निकाली जाती है, कॉलेज कौन सा बेस्ट है, टॉप कॉलेजेस, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप लॉ कॉलेजेस, टॉप फार्मेसी कॉलेजेस, टॉप मेडिकल कॉलेजेस। तो अलग अलग सेक्शंस में निकाली जाती है, और एक कैटेगरी होती है ओवरऑल कैटेगरी, कि कौन सा इंस्टीट्यूशन बेस्ट है इंडिया में, बी इट ऑफ लॉ, मेडिकल, फार्मेसी, बेस्ट इंस्टीट्यूशन इंडिया का कौन सा है। तो NIRF के हिसाब से अगर आप देखोगे, इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूशन है इस बार का IIT मद्रास। ठीक है, कौन सा है? IIT मद्रास। तो 2015 से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पहले से MHRD कहते थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब भारत सरकार ने इसका नाम बदल के कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो 2015 से ये लोग अपनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग निकालते हैं। ठीक है, तो उसमें इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग होती है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस की होती है, लॉ इंस्टीट्यूट्स की होती है, कॉलेजेस की होती है, फार्मेसी की होती है ना।
तो अगर इंजीनियरिंग में बात करोगे आप तो टॉप पे था आईआईटी मद्रास, मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद, लॉ की बात करोगे तो बेंगलोर का नेशनल लॉ स्कूल ऑफ एनएलयू बेंगलुरु, ठीक है। फार्मेसी की बात करोगे तो हैदराबाद में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। और टॉप कॉलेज में अगर आप बात करोगे तो इट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। और डीयू के जो कॉलेजेस हैं वो टॉप कॉलेजेस में आए थे। 5 इसके कॉलेज टॉप 10 में आए हैं, जिसमें मिरांडा हाउस टॉप पे था, ठीक है। तो ये कुछ मेजर टॉप रैंकिंग्स है, इन पे क्वेश्चन बनते रहते हैं ना, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज पूछ लेगा, मैनेजमेंट टॉप पूछ लेगा, तो वो सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया। और ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पर कौन है? मद्रास। टॉप वाला ध्यान रखना है ना, ऐसा नहीं कि टॉप 10 सबके याद करते रह जाऊं। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो टॉप रैंकिंग वाला ही पूछेगा, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। Recently, the Law Commission of India has recommended the retention of sedition law. Which of the following sections of IPC deal with sedition? ठीक है, कौन सा सेक्शन आईपीसी का डील करता है सेडिशन के साथ? टाइपिस्ट ने एक ही जगह डी लगा दिया, ओके, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। हाँ जी बिल्कुल, मैं इसको करेक्ट करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। तो 24 का करेक्ट आंसर इज सेक्शन 124, ठीक है। सेडिशन कहते हैं देशद्रोह को। सेडिशन की हिंदी है राजद्रोह, ठीक है। सेडिशन की हिंदी क्या है? सेडिशन की हिंदी है राजद्रोह, मतलब गद्दारी, ठीक है। ये सेक्शन 124A ये किस में आया था? इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड क्या है? एक किताब है, लॉ बुक है, जो पनिशमेंट बताती है कि किस क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो भारत सरकार एक किताब फॉलो करती है, इंडियन पीनल कोड, वो पनिशमेंट बताता है कि किस क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। और ये किताब हमने नहीं बनाई थी, ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। 17वीं सेंचुरी का जो इंग्लैंड था, जब वो इंडिया में रूल करते थे, तो उनका मानना ये था कि ऐसा कोई पर्सन अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है तो उसको बोलने नहीं देना चाहिए। गवर्नमेंट को सिर्फ अच्छा बोलना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा वो लोग मानते थे। तो इसीलिए जब उन्होंने किताब बनाई इंडियन पीनल कोड, पहले तो नहीं लिखा, बाद में लिखा। 1837 में ड्राफ्ट की थॉमस मैकॉले ने। इसको भी ध्यान रखना, इंडियन पीनल कोड किसने बनाया? मैकॉले ने बनाया, जिसने हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया, थॉमस मैकॉले, ठीक है। इसने बनाया इंडियन पीनल कोड 1860 में। 1860 में इंडियन पीनल कोड लागू हुआ। इंडियन पीनल कोड कब से लागू हुआ? 1860 में। फिर बाद में एक और कानून इसमें जोड़ दिया गया, ठीक है। 1870 में एक सेक्शन इसमें कैपिटल ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अमेंडमेंट से आया, आईपीसी में अमेंडमेंट हुआ और इसमें एक सेक्शन 124A ऐड कर दिया गया। और ये किसके लिए था? सेडिशन के लिए। 1870 में इसे ऐड करा गया, ठीक है। क्योंकि उस टाइम इंडिया में बगावत को रोकना था किसी भी तरह से। बगावत इसलिए रोकना जरूरी था वरना ब्रिटिशर्स के रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 1857 में बगावत ब्रिटिशर्स के खिलाफ ऑलरेडी हो चुकी थी। तो अब वो नहीं चाहते थे इस तरह की बगावत फिर से हो, तो इसीलिए ऐसा कोई पर्सन जो सरकार के खिलाफ बोले उसे रोकने के लिए इंडियन पीनल कोड ने सेक्शन 124A को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब सेडिशन डिफाइन किसे करते हैं, मतलब 124A में सेडिशन कहा क्या गया? सेडिशन का मतलब ये ऑफेंस तब होगा जब कोई पर्सन अपने वर्ड से या तो बोलकर या लिखकर या कुछ साइन के जरिए या किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन के जरिए या किसी भी तरह से अगर सरकार के खिलाफ, ठीक है, ब्रिंग्स इनटू हेटेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, ठीक है। अगर सरकार के खिलाफ कुछ नफरत फैलाता है, सरकार के खिलाफ कुछ डिसअफेक्शन दिखाता है, सरकार के खिलाफ कुछ सरकार को डिसओबे करने की बात करता है, सरकार को डिसरेस्पेक्ट करता है, तो इसको कंसीडर करा जाएगा सेडिशन, ठीक है। इसको करा जाएगा सेडिशन कंसीडर, और इसके तहत सरकार आपको सजा दे सकती है, ठीक है। इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 3 साल तक की सजा है, पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, लाइफ टाइम कोई पासपोर्ट नहीं बनवा पाएगा,
तो ये बहुत सख्त कानून था उस टाइम में जो लाया गया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी आवाज को उठने से रोकने के लिए। आजादी के बाद सेक्शन 124 ए को हटाने के लिए कई बार आवाजें उठ चुकी हैं। कई बार कहा गया है कि सेक्शन 124 ए ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया था, ये कोलोनाइजेशन की लेगेसी है, इसको हटा देना चाहिए। कई बार इसको कोर्ट्स में चैलेंज किया गया है, बट कोर्ट्स ने कभी इसको हटाया नहीं, हमेशा इसको रिटेन करा है। और इसका हमेशा से कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री रहा है, क्योंकि माना जाता है सबसे ज्यादा मिस यूज होने वाला ये लॉ है, सबसे ज्यादा मिस यूज होने वाला ये सेक्शन है। जब भी कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने की कोशिश करता है, जब भी कोई ऐसा पर्सन जो अपोजिशन का होता है, तो अपोजिशन के अगेंस्ट जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है इसको बहुत ज्यादा मिस यूज करती है सेक्शन 124 ए को। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है। ठीक है, बहरहाल अभी तो फिलहाल जो लॉ कमीशन है, ठीक है, लॉ कमीशन ने अभी तक तो इसको रिकमेंड किया है कि सेडिशन लॉ रहना चाहिए। ठीक है, हर साल भारत सरकार एक कमीशन बैठाती है, लॉ कमीशन, जो रिकमेंड करता है कि इंडिया के लॉ में क्या क्या चेंज होना चाहिए। तो इस बार जो अभी लॉ कमीशन बैठा था उसने ये रिकमेंड किया है कि सेडिशन लॉ को रिटेन करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए फिर से ये न्यूज में आ गया। अभी फिलहाल ये कोर्ट में फिर से चैलेंज है और गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको फिर से एक बार रिव्यू करेंगे। गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कहा हम हटाएंगे, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है इस एडिशन लॉ को हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा सेक्शन 124 ए। बाकी और डिटेल में पढ़ना है तो एक बार नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे इसके रिलेटेड पवन सर ने एक वीडियो भी बना रखी है, टाइप कर देना सेक्शन 124 ए नॉर्थ ईस्ट पीएससी। ठीक है, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अगर और डिटेल में आपको इसके बारे में पढ़ना। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन 124 ए। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अगर क्लियर है तो सर प्लीज गिव मी अ थम्स अप। कोई डाउट है तो डाउट होने से पूछिए। थैंक यू चुदेल जी। आपका चुदेल पढ़ेंगे नाम क्या पढ़ा जाएगा? माफ करना अगर प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो तो। ठीक है, चलो, देखो क्वेश्चन कोई डिटेल में नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा सेडिशन लॉ के लिए कौन सा सेक्शन है आईपीसी का, तो खट से बता देना सेक्शन 124 है। ठीक है, चलो जी। चलो जी, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25। Recently, who amongst the following from India has won the gold medal in the women's 10-meter air pistol? अरे भैया आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। Who amongst the following from India has won the gold medal, ठीक है, in the women's 10-meter air pistol at the ISSF Junior Shooting World Cup 2023? अभी ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 जर्मनी में हुआ था। तो इनमें से गोल्ड मेडल किसने जीता विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में? स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स में यूडीसी 2023 में 5 क्वेश्चन आए थे। मैं बार बार इसी चीज को इसलिए रिपीट करूंगा ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आए, है ना। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाने। स्पोर्ट्स के लिए तो आप ऐसा कर सकते हो, मान लो आप जनवरी या फरवरी से स्टार्ट करो करंट अफेयर्स पढ़ना, तो जितने भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है उसे एक अलग शीट पे लिखो। जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उनको एक अलग शीट से शीट पे बनाकर एक जगह लिख लो आप, ठीक है, ताकि स्पोर्ट्स का सेक्शन अलग से रिवाइज करके जाओ आप। एक दो तो आते ही आते हैं, इस बार भयंकर 5 आ गए सवाल। ठीक है, चलो, तो ये अगर हम बात करें तो ये 10 मीटर एयर पिस्टल किसने जीता? संयम ने जीता है। इसके अलावा पूरी लिस्ट मैंने बना दी है। गोल्ड मेडल किसने जीता? सिल्वर वाली नहीं बनाई, ठीक है, पूछेगा तो गोल्ड ही पूछेगा, है ना। तो विमेन 10 मीटर एयर पिस्टल संयम, मेंस 10 मीटर एयर राइफल धनुष धनुष, मैन 25 मीटर अमनप्रीत सिंह, 10 मीटर एयर राइफल मिक्स गौतम अभिनव शाह, विमेन 10 मीटर एयर राइफल टीम। ठीक है, ये सारे आपके कंप्लीट नाम लिखे हैं। अगर पूछेगा तो जनरली इनमें से पूछ लेंगे, ये 2-3 नाम इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखना है ना। चलिए, देखो एलडीसी आपका 17 सितंबर को है, तो करंट अफेयर्स आप करके जाओगे अगस्त तक का। ठीक है, अगस्त तक का सर आप करंट अफेयर्स करके जाओगे। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। Recently, who among the following has won the 23rd Dubai Open 2023 क्लास चेस टूर्नामेंट? देखो, मैं पिंकी जी बनाने को बना सकता हूँ, लेकिन ये मैं चाहूंगा ये काम आप लोग करें ना, क्योंकि आप लोग जब ये सब थोड़ी बहुत ये एक्सरसाइज करोगे तो उसमें आप ही को चीजें और अच्छे से याद हो जाएंगी। क्योंकि अगर मैं सिर्फ पीडीएफ देता रहूंगा तो वो भी आपके लिए काम की चीज नहीं है। मैंने आपके लिए ये कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है ना। अब आपको ये करना है, इसमें से जो स्पोर्ट्स वाला पार्ट है ये अपने आप छांट छांट के एक जगह क्लब कर लेना है। देखो, ये भी एक्सरसाइजेज होती है सर, है ना। ये भी आपकी एक्सरसाइज है। आपने क्या कहते हैं, एक एक चीज को जो भी स्पोर्ट का था जब एक जगह क्लब करोगे तो आप उसको पढ़ोगे भी तो ना, साथ में जब उसको पढ़ोगे तो आपकी मेमोरी में वो और ज्यादा रिटेन होगा कंपेयर टू मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, आपने उसको पढ़ लिया। उससे बेटर है इन्हीं चीजों में से अपना जो स्पोर्ट वाला पार्ट जब आप अलग करोगे उसको साथ ही साथ पढ़ते भी जाओगे। ऐसा तो है नहीं आंख बंद करके आप उसे करोगे, तो वो और ज्यादा आप उसे रिटेन कर पाओगे, तो और ज्यादा वो आपको हेल्प करेगा चीजों को याद रखने में। ठीक है, चलो जी। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द 23rd दुबई ओपन 2023 चेस टूर्नामेंट, तो करेक्ट आंसर इज अरविंद चिदम्बरम। ठीक है, किसने जीता? अरविंद चिदम्बरम। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 27। Recently, President Draupadi Murmu has attended a cultural festival to mark 150 years of the arrival of Indians in which of the following countries? मैं बनाने को वही तो कह रहा हूँ, मैं बनाने को बना तो दूं, लेकिन वो फिर आप करें तो ज्यादा बेटर है ना। मैं भी क्या करूंगा, मैं ये सारी स्लाइड्स निकाल के एक जगह इकट्ठा कर दूंगा। हाँ, अभी क्या है ना, हमारी जो प्रेसिडेंट थी, आपने अगर न्यूज वगैरह फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, अभी जो हमारी प्रेसिडेंट थी वो किसी कंट्री में गई थी, अफ्रीका की कंट्री थी। तो वहां पर इंडियंस को आए हुए 150 ईयर्स हो गए, तो उसी का एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था, उसी में वो गई थी। तो वो कौन सा कंट्री है? तो कंट्री का नाम है सूरीनाम। ठीक है, करीब एक शिप के जरिए पहली बार इंडियंस गए थे 1873 में। 1873 में आपका सूरीनाम गए थे। आज 50 ईयर्स 150 ईयर्स पूरे होने के बाद द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट हैं वो आपका सूरीनाम गई, और वहां पर इसको सेलिब्रेट किया, उसके लिए उन्हें प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो कंट्री का नाम है सुरीनेम। सुरीनेम आपका किधर है? सॉरी, ये अफ्रीका में नहीं है, ये साउथ अमेरिका की कंट्री है। सुरीनेम साउथ अमेरिका की कंट्री है। साउथ अमेरिका का जो नदर्न हिस्सा है ना, उसमें लोकेटेड है। नदर्न हिस्से को अच्छे से देखना, कौन कौन सा, देखो इधर इक्वाडोर है। ठीक है, जहां से आपका जहां से आपका ये क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन पास करती है। ब्राजील, ये ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ऊपर वेनेजुएला है। ठीक है, वेनेजुएला बहुत न्यूज में रहता है। और ये गुआना है। फिर इधर एक कंट्री है सुरीनेम। ठीक है, फिर इधर एक टेरिटरी है फ्रेंच गुआना, फ्रांस की एक टेरिटरी है फ्रेंच गुआना। ये आपका जो फ्रांस के जो रॉकेट वगैरह लॉन्च होते हैं ना, तो इसी फ्रेंच गुआना वाले रीजन से लॉन्च होते हैं। ये फ्रांस की टेरिटरी है। तो ये अपना सुरीनेम है, और इसकी कैपिटल का नाम क्या है? पैरामरीबो। पैरा मरीबो। ठीक है, पैरामरीबो, ये कैपिटल का नाम है सुरीनेम की। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलो, तो इसको ध्यान रखना, अभी जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं वो कहाँ गई थी? सुरीनेम गई थी। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। Meghdatu Drinking Water and Balancing Reservoir project recently seen in news is a proposed project in which of the following states? मेघधातु प्रोजेक्ट किस स्टेट का है? मेघधातु प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रह चुका है। ठीक है, तो एक जमाना था 2018 के टाइम पे, तो आए दिन ये न्यूज में रहता था, है ना। तो उस टाइम के करंट अफेयर्स में ये मेघधातु डैम जो बन रहा है बहुत ज्यादा न्यूज में रहता था। अब एक बार फिर से ये न्यूज में आ गया है, मेघधातु ड्रिंकिंग वाटर एंड बैलेंसिंग रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट। ये किस स्टेट का प्रोजेक्ट है? तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना। एक सवाल तो बन जाएगा स्टेट, और एक सवाल बन जाएगा कौन सी नदी पे, नदी भी पूछ लेता है। तो ये ध्यान रखना, ये प्रोजेक्ट कर्नाटका का है। ठीक है,
ये बन रहा है कावेरी नदी पे, और कावेरी नदी कर्नाटका और ये तमिलनाडु इनके बीच फ्लो करती है, ठीक है। ये आपका कावेरी नदी है, ठीक है। ये इन दोनों स्टेट्स के बीच इस तरह से फ्लो कर रही है, कर्नाटका और तमिलनाडु। और कावेरी की एक ट्रिब्यूटरी है अर्कावती, ठीक है। कावेरी की है एक ट्रिब्यूटरी है अर्कावती, एच सेट करके मैं याद कराता हूँ, एच सेट। ऊपर साइड कावेरी की 4 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी होती हैं, ठीक है। हेमावती, शमशा, अर्कावती, तुरुनाना, मुट्टई, ठीक है। और इधर होती है LKS BNA, आप लक्ष्मण तीर्थ है ना, और आपका कबानी और स्वर्णावती है ना, आपका भवानी, नोएल, अमरावती, ये सब क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी के। तो अर्कावती भी एक ट्रिब्यूटरी है, तो एक मीटिंग पॉइंट है, ठीक है, एक मीटिंग पॉइंट है जहां पर अर्कावती और कावेरी मीट करती हैं। ये रीजन कर्नाटका में लाई करता है। तो यहाँ पर एक डैम बनने जा रहा है, ठीक है, उसी को कह रहे हैं मेघदातु प्रोजेक्ट। तो ये कर्नाटका का प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसको लेके काफी बवाल हुआ था, क्योंकि यहाँ पर डैम बनेगा तो पानी स्टोर होगा, तो यहाँ से ही तमिलनाडु को पानी जाता है कावेरी का। तो तमिलनाडु के कंसर्न ये थी कि हमारे लिए पानी अवेलेबल कम हो जाएगा। तो ये जो कावेरी रिवर डिस्प्यूट था, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच एक बहुत बड़ा रिवर डिस्प्यूट रहा है, और ये इसी मेघदातु प्रोजेक्ट को लेकर ही रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ये मेघदातु प्रोजेक्ट कावेरी रिवर से रिलेटेड है, और इसकी ट्रिब्यूटरी अर्कावती से रिलेटेड है, और ये कहाँ पर बन रहा है, कर्नाटका में बन रहा है, ठीक है सर। ये कहानी कहाँ की है, कर्नाटका की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29। Recently, Serbia's men and the United States women has won the FIBA 3 Cross World Cup 2023. It was held in which of the following countries? Serbia's men and United States women has won the FIBA 3 Cross World Cup 2023. ये किस कंट्री में हुआ था? फीवा 3 ट्रॉफी वर्ल्ड कप 2023 किस ये कहाँ हुआ था सर ये? हाँ, देखो इसकी लोकेशन बता देता हूँ, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इट इज ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कहाँ है सर? ऑस्ट्रिया की लोकेशन ध्यान रखना, यूरोप में। यूरोप में इधर से शुरू करो, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी, बड़े बड़े कंट्रीज पकड़ो। इधर फ्रांस है, इधर जर्मनी है, इधर पोलैंड है ना, इधर यूक्रेन है, इधर इटली है, इनके बीच में ये फंसा हुआ एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, ठीक है। कैन एनीवन टेल मी द कैपिटल ऑफ, मैं क्या कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। कैन एनीवन टेल मी द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रिया की कैपिटल बता सकते हैं? बिल्कुल, ऑस्ट्रिया बहुत न्यूज में रहता है। कैपिटल है वियना। वियना फेमस है, अपने बहुत सारे कन्वेंशन हुए हैं वियना में, ठीक है। तो वियना बहुत फेमस सिटी है, कैपिटल है किसकी, ऑस्ट्रिया की, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन थी ऑस्ट्रिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following countries has conferred its highest civilian honor to President Draupadi Murmu, the Grand Order of the Chain of Yellow Star? Recently, which of the following countries has conferred its highest civilian honor to President Draupadi Murmu, the Grand Order of the Chain of Yellow Star? सर्बिया, सुरीनेम, पनामा, गुआना। अब मेरे ख्याल से एक सवाल हम लोग अभी द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड कर चुके हैं। अब मुझे लगता है ये क्वेश्चन अब आपके लिए आसान होगा, ठीक है। तो जिसका खाता नहीं खुला है इस क्वेश्चन से खोल लो। अभी तक जिसका खाता नहीं खुला था, आखिरी सवाल है आज का, इस क्वेश्चन से अपना अपना खाता आप लोग खोल लो, ठीक है। बिल्कुल सर, इसको कहते हैं
गैस इंटेलिजेंट गैसिंग का। करेक्ट आंसर इज सुरीनेम, अभी पढ़ा था सुरीनेम, ये पारामरीबो, ठीक है। तो यहाँ पर जो उनका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, ठीक है, चेन ऑफ येलो स्टार, ये अभी हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी जी, उनको मिला है, ठीक है। चलो, तो ये आज के क्वेश्चन हो गए, इसके क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है सर। चलिए, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। हाँ जी सर। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे, और इसका पीडीएफ वैसे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन की लिंक में इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बट स्टिल अगर आपको दिक्कत है, नहीं मिल रहा है पीडीएफ, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, 9990784644, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लेना इस नंबर का, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9990784644, ठीक है सर। चलिए, बिल्कुल सर, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया वियना, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मिलते हैं फिर सर अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।